दिल्ली में पकड़े गए इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के आतंकी मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ के आतंक का सफर खाड़ी देशों से शुरू हुआ है। 5 साल से अधिक समय सऊदी अरब, दुबई और कतर में गुजारने के बाद 2 साल पहले उसने दहशतगर्दी की राह चुनी। यूट्यूब पर भड़काऊ तकरीरों ने उसके अंदर कुछ यूं जुनून पैदा किया कि उसे मासूम बच्चों और पत्नी का भी ख्याल नहीं आया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुशल कारीगर अचानक एक मानव बम के रूप में उभरने लगा और इसका अंदाजा किसी को नहीं लगा। गांव और परिवार में कम बोलने वाला अंतर्मुखी चेहरे के पीछे उसके नापाक इरादे पूरे देश को दहलाने वाले थे। पूछताछ में वो एक एक कर आतंक के नए नए राज खोल रहा है। खौफनाक हकीकत यह है कि मुस्तकीम धीरे धीरे यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक सैकड़ों युवाओं के संपर्क में था। यूपी के कई जिलों में होने वाले मजलिसों में उसकी तकरीरें होती थीं, जिसमें वो युवाओं को भड़काने का काम करता था। वो सैकड़ों युवकों को नौकरी के नाम पर खाड़ी देशों में भेजता था। आतंकी यूसुफ नेपाल की सीमा से सटे यूपी के जिलों में लंबे समय से एक्टिव था। खुलासा यह भी हुआ है कि करीब 500 युवाओं को खाड़ी देशों में अब तक वो भेज चुका है। यूपी के कई जिलों की मजलिस में शामिल होकर वो भड़काऊ भाषण देता था, नौजवान युवाओं को उकसाता था, भड़काता था। धीरे धीरे चुपके चुपके वो इतनी बड़ी आतंक की प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन वो इतना कुछ कर रहा था और किसी को भनक तक नहीं। कैसे, क्यों, कब, कहां, हम सबके ज़हन में यही सवाल है। इसी पर आज चर्चा होगी, लेकिन पहले आज दिन भर क्या चलता रहा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो कर रहे थे, हमने इसको करने से मना किया। उसने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ करने दो, तुम्हें जो करना हो करो। झंडे पे लिखा था अल्लाह अकबर, बीच में लिखा था और ऊपर वाइट कलर में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आतंकी यूसुफ का खौफनाक खुलासा। बगदादी के हैंडलर ने उगले जहरीले राज। आतंकी ने तैयार की थी फिदाइन फैक्ट्री। कई युवकों को भेज चुका है खाड़ी देश। नेपाल से सटे जिलों में एक्टिव था मुस्तकीम। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी धीरे धीरे अपने आका और अपने आतंकी संगठन के राज खोल रहा है। आतंकी यूसुफ का पूरा प्लान फिदाइन गैंग तैयार करने का था। इसके लिए वो यूपी के कई जिलों में लड़कों को नौकरी के नाम पर खाड़ी देशों में भी भेज चुका है। ये काफी वक्त से इस काम को अंजाम दे रहा था कि मुस्तकीम की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा ये हुआ है कि सूत्रों की अगर माने तो मुस्तकीम अपने आसपास के जनपदों में रहने वाले लोगों को खाड़ी देशों में रोजगार के लिए भेजता था। उनके नेटवर्क ध्वस्त हो रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। कोई आतंकवादी घटना नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और पुलिस प्रशंसा की पात्र है। आतंकी यूसुफ नेपाल की सीमा से सटे यूपी के कई जिलों में लंबे समय से एक्टिव था। सीमावर्ती जिलों से वो करीब 500 युवाओं को खाड़ी देशों में भेज चुका है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थनगर जिले के 20 गांवों के लगभग 70 युवकों को कतर, बहरीन और सऊदी अरब भेजा जा चुका है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और लखीमपुर खीरी में उसकी गहरी पैठ थी। इन जिलों की मजलिस में शामिल होकर वो भड़काऊ भाषण देकर युवाओं को उकसाने का काम करता था। कहा जा रहा कि लगातार इस दौरान वो जाकिर नाइक का वीडियो भी सुनता रहा और कई मजलिसों में वो भड़काऊ तकरीरें भी करता था। एटीएस की जिम्मेदारी है कि अब ऐसे तमाम लोगों पर निगाह बनाए जिनको मुस्तकीम ने खाड़ी देशों में भेजा है। अब इन सभी जिलों में खुफिया तंत्र की टीम एक्टिव हो गई है। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम उन लोगों की तलाश में जुटी है जो आतंकी मुस्तकीम के संपर्क में थे या जिन लोगों को वो खाड़ी देश भेज चुका है। इसके सारे कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल तलाशे जाने चाहिए और जहाँ जहाँ जितनों को इसने ये तकरीरें की हैं, कहाँ की हैं,
इसमें और कौन कौन साथ में लिप्त हैं, हम लोग शुरू से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि पूरा नेटवर्क इसका ध्वस्त होना चाहिए। यूपी एटीएस के लिए काम काफी चुनौतियों से भरा हुआ है। एसटीएफ लगातार उन लोगों पर जो खाड़ी देशों में भेजे गए हैं और उनके परिवार पर निगाह बनाए हुए है। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ विभूति नारायण राय साहब जुड़ रहे हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे को बहुत करीब से देखा है, किताबें भी लिख चुके हैं। हरिचंद श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा टीपी त्यागी साहब जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ। कपीश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। निखिल शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, संवाददाता लखनऊ से, उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल विभूति नारायण जी आपसे, कहा जा रहा है कि 500 युवकों को खाड़ी देशों में भेज दिया, मजलिसों में तकरीरें होती थी, युवाओं को भड़काने का काम करता था। जब ये सब कुछ चल रहा था तो इसकी भनक लगी क्यों नहीं सर? देखिए, ये खाड़ी देशों में भेज दिया कह के एक सनसनी पैदा कर रहे हैं आप। खाड़ी देशों में लोग रोजगार के लिए जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो खाड़ी देशों के शासक हैं वो तो खुद ही ISIS से या दाइश से पीड़ित हैं, क्योंकि दाइश तो उन्हीं के खिलाफ अभियान कर रहा था। तो खाड़ी देशों में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सही है कि अगर इसने मजलिसों में भड़काऊ भाषण दिए, इसलिए लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश की, उनमें से किसी को फ़िदायीन हमलावर बनाने की कोशिश की या धार्मिक मुद्दे उभारने की कोशिश की, तो वो चिंताजनक है। तो उसमें तो ये हमें सपोर्ट करना, हमें खुश होना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस लायक हैं कि वो इस पर पूरा निगरानी रख सकते हैं। हालांकि इस आदमी का फिर मैं आपको कह दूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको सऊदी अरब या UAE नहीं हमें सौंपा है। तो वो इस बात का द्योतक है कि वो खुद सऊदी अरब, UAE या जिन्हें आप खाड़ी देश कह रहे हैं, वो इनसे खुद ही पीड़ित हैं। उनके शासक इनसे डरते हैं जी। जो दाइश है, ISIS है, उनके शासक इनसे डरते हैं। तो हमें तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उनका सपोर्ट ले करके, और इस तरह के लोग जो हमारे देश में आके कोई उपद्रव कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी साहब भी जुड़ गए। टीपी त्यागी साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, ये मॉड्यूल कैसे काम करता है? और खबर तो यहाँ तक है कि इतने वक्त से काम चल रहा था, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, ये कैसे काम करते हैं? जी सर, देखिए, यूसुफ को पकड़ने से पहले ही एक मेडिकल डॉक्टर है जिसको बेंगलोर से पकड़ा गया। उससे कुछ ही दिन पहले एक अब्दुल रहमान है जो मेडिकल ऐप बनाता था टेररिस्ट के लिए, उसको पकड़ा गया। उससे पहले एक कश्मीरी कपल को ओखला से पकड़ा गया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इतने लोगों को पकड़ा गया बहुत जल्दी सक्सेशन में, और पिछले 20 साल से ये पकड़ने का काम चल रहा है। अब जब यूसुफ को पकड़ा तो 1 साल से ये नजर में था, और जब ये अपने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बरियल ग्राउंड में ले जाके टेस्ट करता था, इसका मतलब कि ये इंटेलिजेंट था और ये काम एक दिन से नहीं, लंबे समय से कर रहा था। ये दुबई में भी था 5 साल, वहां इसने मिस्त्री का काम किया, फिर इसने कॉस्मेटिक्स का काम किया। सर, इतने दिन क्यों लग गए इसको पकड़ने में? और जितने लोग पहले पकड़े गए थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? 100 आदमियों को इसने भेज दिया बाहर, इराक में और सीरिया में, और इसके हैंडलर बैठे रहे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये कहती हैं कि हम तो आतंकियों का और दुश्मन का दिमाग भी पढ़ लेते हैं, वो क्या कर रही थी? क्या जब कारगिल युद्ध हुआ था तब उनको दिखाई नहीं दिया था? जब गलवान में चीनी आए थे तब दिखाई नहीं दिया था? और जब ऐसे आतंकी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा करते हैं, मैं ये पकड़ लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त हमको खुशी है कि उन्होंने पकड़ा, लेकिन ये उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रोपोर्शनली करेक्ट नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा ताकि इस मॉड्यूल को तोड़ सके। अगर पहली दफे
मॉड्यूल बना होता तो मान लेते, लेकिन कमाल की बात है कि ये मॉड्यूल चले आ रहे हैं और हम उसे बर्दाश्त करते जा रहे हैं। ओके सर। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सर। ओके सर। इस बात की तो खुशी है कि हाँ भाई रिज लाइन पे उसको पकड़ लिया, दिल्ली में उसे पकड़ लिया। अब देखिए कैसी कैसी बातें उसके साथ में निकल के आ रही हैं कि वो लखनऊ में जाके तकरीरें करता था, वो लोगों को उकसाता था जी। तो ये चीजें एक दिन में नहीं पैदा होती। ओके सर। इतने समय तक इसके ऊपर चुपचाप क्यों बैठे रहे सर, ये समझ के पड़े। ओके सर, मैं आता हूँ आपको। हरिचंद्र श्रीवास्तव जी, भाई इतने दिन तक चुपचाप क्यों थी सुरक्षा एजेंसियां, कहां थी, क्यों इतना लेट पकड़ा गया? देखिए, जैसा कि जो जानकारी जो मीडिया माध्यम से आई थी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसको 2 साल से ट्रैक कर रही थी और कई बार मुझे जो लगता है, वैसे तो विशेषज्ञ लोग ही इस पे ज़्यादा बता पाएंगे, आदरणीय राय साहब ने अपनी बात रखी और डॉक्टर त्यागी ने भी अपनी तरह से जो उनकी व्याख्या है, परंतु मुझे लगता है कि कई बार इन एजेंसियों के सामने भी ये संकट होता होगा कि जब तक पूरे पुख्ता सबूत न जुटा लिए जाएं तब तक इन लोगों पर उनको अरेस्ट करना उनके और दूसरा कारण एक ये हो सकता है कि इनका जो पूरा नेटवर्क है उसको इनको वॉच में रख करके पूरे नेटवर्क पे निगाह रखना और कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं, कहाँ से लोग ये ऑपरेट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी ये संभव है। बेहतर तो इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई एक्सपर्ट होता वही बताता, लेकिन जो मोटे तौर पे मेरे समझ में आता है कि जैसा 2 साल से खुफिया एजेंसियाँ इसको ट्रैक कर रही थी और तो उसके पीछे कारण यही होगा कि इसके पूरे नेटवर्क को समझना और कौन कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, इन सब बातों को लेकर के ये एजेंसियां काम कर रही होंगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हरिचंद्र श्रीवास्तव जी, अगर आपकी ही थ्योरी को मान लें, आपकी ही थ्योरी पर यकीन कर लें सर, तब तो ये पुलिस को सब पता होगा, एजेंसियों को सब पता होगा कहाँ भड़काऊ भाषण दिया, किसको भेजा, किसको कहाँ इस्तेमाल किया, कौन किसके जहन से हुआ, ये तो सब पता होता, फिर तो चर्चा ही नहीं होती सर, अगर आपकी थ्योरी पर यकीन कर लेते हो। नहीं, मैं थ्योरी की बात नहीं, ये तो मैंने पहले ही कहा कि बेहतर तो ये सुरक्षा एजेंसी के लोग ही बता सकते हैं। सर हमारे साथ 2 लोग हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि विभूति नारायण राय साहब के अंडर में भी तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया होगा और टीपी त्यागी साहब भी उसी से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने बताया हालात क्या हैं। और अगर आपकी थ्योरी, चूंकि आप अपनी बात कर रहे हैं सर, पार्टी की बात आप, इसलिए आपसे कह रहा हूं नहीं, जो ये मॉड्यूल हैं, इन मॉड्यूल को पूरी तरीके से ध्वस्त करना, इनको पूरी तरह से इनके पूरे नेटवर्क को समझना, मुझे लगता है कि राय साहब बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो पुलिस के आला अधिकारी रहे हैं। सर राय साहब, इसकी जवाबदेही राय साहब की नहीं है कि क्यों नहीं पकड़ा गया, तकनीकी पक्ष है, इसकी जवाबदेही राय साहब की नहीं है कि क्यों नहीं पकड़ा गया, इसकी जवाबदेही सर आपकी है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नहीं, जवाबदेही की बात नहीं हो रही भाई, सुरक्षा एजेंसियों ने उसको पकड़ा तो अलर्ट थी सुरक्षा एजेंसियां, तभी तो उसको अरेस्ट किया। सर आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो 2 साल से नजर रख रहे थे उनके ऊपर, और अगर 2 ही साल से नजर रख रहे थे, बहुत अच्छा नजर रख रहे थे, लेकिन अगर 2 साल से नजर रख रहे तो फिर ये चर्चा क्यों कि किसको भेजा, कहां भेजा, कैसे इस्तेमाल हो रहा था? नहीं तो ये पूरे उसके सिस्टम को, ये तो जो एजेंसियां इस पे निगाह रख रही थी, जो इसको ट्रैक कर रही थी, वही बेहतर बता सकती हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या था। लेकिन इस तरह के जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके पूरे नेटवर्क को समझने के लिए भी सुरक्षा एजेंसियां उनको थोड़े टाइम तक उनके नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए उस पर वॉच एंड चेक रखती हैं। कपिल श्रीवास्तव, जब पुख्ता सबूत उनके हाथ आ जाते हैं तब वो ग्रैब करते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, एक चीज़ ये है अंजीत भाई कि डिफेंस स्टडी का छात्र मैं भी रहा हूँ और जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, जिस तरीके से इनोसेंट तरीके से हरीशचंद्र जी अपनी बातें प्रस्तुत किए हैं, ये बड़ा ही हास्यास्पद इस वजह से है कि लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस इंटेलिजेंस इनकी, और उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये तो इतनी ऐसी इंटेलिजेंसेज हैं जो सामने काम करती हैं। पुलिस की जो इंटेलिजेंस होती हैं वो बिना किसी वर्दी के किसी लड़कों से कराते रहते हैं, मुखबिर पाले रहते हैं और इनको एक एक चीज़ की सूचना होती है, जिस तरीके से वो तकरीर दे रहा है और इनके पास सारे एक्नॉलेजमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है
और उसके बाद भी अगर आपको इतने लेट से पता चलता है कि ये आतंकी जो है 500 लोगों को सऊदी अरबिया भेज चुका है और ये इस तरीके से तकरीर दे के SIS के लिए आतंकी तैयार कर रहा है और फिदाइन दस्ते तैयार कर रहा है, तो ये बड़ी दुखद स्थिति है कि उसके पकड़े जाने के बाद इस बात का खुलासा हो रहा है। इतना निश्चित कहेंगे कि कम से कम अंजाम तक वो नहीं पहुंचा, उससे पहले हमारी सुरक्षा एजेंसियां ने उसको कैप्चर कर लिया। इसके लिए हम अपने सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देते हैं, लेकिन सरकार पुलिस और पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त साबित हुई है और इसके लिए सरकार की पूरी जवाबदेही बनती है, जिस जवाबदेही से हरिश्चंद्र जी बचना चाहते हैं। निखिल, पिछले दिनों जहां से यूसुफ पकड़ा गया था उस जिले के एलआईयू समेत स्थानीय SHO को सस्पेंड किया गया। इस सरकार की खासियत यह है कि कार्रवाई होती है वो बहुत बड़े लेवल पर दिखती नहीं है और उसके बाद लगा सब खत्म हो गया। भाई जिले के कप्तान भी तो जिम्मेदार हैं, जोन के DIG IG भी तो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े अफसर भी जिम्मेदार हैं, तमाम एजेंसियां। मैं आता हूं सर, पहले निखिल बोल ले फिर आपके पास आता हूं। बोले निखिल। में उसकी गतिविधि चल रही थी, वो लखनऊ आता था, दिल्ली जाता था, तमाम चीज़ें करता था और पुलिस को कैसे नहीं पता चला, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल इस तरह के लोग सबसे ज़्यादा सहारा किस चीज़ का लेते हैं तो सोशल मीडिया का लेते हैं। वहाँ से बहुत सारे वीडियोस देखना, चाहे वो एक धर्म की बात नहीं है, वो कई धर्म की वीडियोस उठाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि दूसरे के धर्म के लोग कैसे अपने धर्म के लोगों को दबाना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं। तो धर्म के नाम पर लोगों को खड़ा किया जाता है और धीरे धीरे बाहर बैठे लोग जो इनके आका हैं इस वक्त, जो इन्हें हैंडल कर रहे थे, वो ये देखते हैं कि रुचि किसकी है, इंटरेस्ट किसका है, कौन व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा इस तरह की धार्मिक चीज़ें देख रहा है। तो धीरे धीरे वहाँ से संपर्क बढ़ता है, कई बार यहाँ से भी लोग संपर्क करते हैं। तो ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, बहुत लंबा वक्त लगा होगा इन तमाम चीज़ों को करने में। उसकी तकरीरें जो होती थी उनको लेकर पुलिस को आखिर कैसे खबर नहीं मिली, जैसे तमाम सवाल हैं जो पुलिस पर उठते हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसियों पर उठते हैं। फिलहाल कार्रवाई तो की गई है, लेकिन इस नेटवर्क को पकड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को उसने खाड़ी देशों में भेजा है, वो वहाँ गए हैं, वहाँ वो क्या करते हैं, बहुत सारी स्थिति में घर वालों को भी नहीं पता होता है कि उनका बेटा अगर वहाँ खाड़ी देश में है या उनके घर का कोई सदस्य खाड़ी देश में है तो वो क्या कर रहा है, काम भी छिपाते हैं। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे चैलेंज ATS के लिए है। इसमें लोकल STF को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व किया गया है, TS ने किया है, कम से कम उनके परिवार वालों पे नज़र रखने के लिए। लेकिन आप देखिए लखनऊ पुलिस, माफ़ कीजिएगा, जो UP पुलिस है उसको किसी तरह का काम नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है वो जानती है सुरक्षा एजेंसियाँ भी, शायद इसीलिए UP पुलिस के तमाम लोगों को इस तरह के ऑपरेशन में जगह नहीं दी जाती। तो ये एक बड़ा सवाल है, कितने दिनों से ये नेटवर्क चलाता रहा, ऐसी गतिविधियां थी और उसके बाद भी इसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई। दिल्ली से बैठी एजेंसियों ने इसको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद इसको पकड़ा। तो ये बहुत सारे सवाल है और बहुत बृहद स्तर की जांच की जरूरत है। हमारी बात पूर्व DGP AK जैन से भी हुई थी, उन्होंने ये साफ कहा कि इसको इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। हमारे पास बहुत सारी ऐसी लैब है जिनमें हम दिन भर ये रिसर्च करते हैं कि कौन लोग हैं जो इस तरह की गतिविधि में है। तो ये कैसे छूट गया, ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों के साथ ये मिला हुआ था, जिनके लिए काम करता था, उनकी भी गिरफ्तारी। ओके, ठीक है। विभूति नारायण राय साहब, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी की जिम्मेदारी क्या होती है? इन सब बातों का ख्याल रखना या सिर्फ ये दिखावे के लिए बनी है? क्यों बनी है विभूति नारायण राय जी? जो जिसे LIU कहते हैं ना, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जी, उसका काम ही एकदम भिन्न है। हाँ। क्योंकि हमें ज़्यादातर लोगों को उसकी जानकारी नहीं, इसलिए हम इस तरह की बातें करते हैं जी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल ब्रांच होती है जी, उसका ये काम है जिसको अभी आप डिस्कस कर रहे हैं। LIU का ये काम नहीं है। LIU को अगर अपने काम के दौरान अगर कोई सूचना मिलती है तो वो भी स्पेशल ब्रांच को दे देते हैं या उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं जी। ये एक चीज़ हमें समझनी चाहिए। हमारे जो आदरणीय पैनलिस्ट हैं ये सब ठीक ठाक कंसर्न इनके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी चाहिए। देखिए, चूहा बिल्ली का खेल होता है। आपका जो दुश्मन है वो भी आप ही की तरह प्रोफेशनल है। इस मामले में हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन ISI है। ISI प्रोफेशनल लोगों की संस्था है, तो वो लगातार वो भी करती रहेगी और हम भी उससे निपटते रहेंगे। ये खेल चलता रहेगा। इसमें बहुत सारे स्लीपर्स मॉड्यूल होते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि ये पैनिक क्रिएट करता है जब आप कहते हैं कि साहब 500 लोगों को इन्होंने मिडिल ईस्ट भेज दिया, सऊदीया भेज दिया, UAE भेज दी।
क्योंकि वो ये 500 लोग जाते हैं, ये किसी टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए एक्शन इसके प्रभाव में थे, ये उन लोगों से संपर्क में था। 500 लोगों में ये जांच एजेंसियों के हवाले से खबर है। देखिए ये लगातार नजर रखते हैं, ये लगातार नजर रखते हैं जो 500 जा रहे हैं, इसमें 5 कम से कम उनके लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। वो उन पे नजर रखते हैं कि इनको हम उत्तेजित कर सकते हैं, इनको धार्मिक भड़कावे में ला सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। टीपी त्यागी जी बोलिए सर। सर ऐसा है, अभी किसी एसएचओ को सस्पेंड कर देना ऐसा है कि जैसे किसी पेड़ को पालने पोसने के लिए उसकी जड़ में पानी देने की बजाय पत्तों पे पानी देने लगे। एक प्रश्न ये है कि 2005 से 2010 तक 5 साल ये आदमी दुबई में रहा और वहाँ ये मिस्त्री का या मैसन का काम करता था और वहाँ ये इस्लामिक स्टेट के और खास तौर पे खुरासान मॉड्यूल के लोगों के कांटेक्ट में आया। वहाँ इसका ब्रेन वॉश हुआ। 2010 में ये वापस आया। अब यहाँ शुरू होता है काम। LIU के आदमी अपने जिले के अंदर अगर कोई 15 आदमियों की, हिंदुओं की या मुसलमानों की या सिखों की सभा हो रही होगी तो पहुंच जाते हैं पूछने के लिए सर इसमें कौन कौन आ रहे हैं। और दुबई से आने वाले आदमियों के लिए जो आम लेवल के हैं उसके ऊपर नजर नहीं रखते। यानी कि 2010 से लेके 2020 तक का जो टाइम गुजरा उसमें चेक नहीं हुआ। अच्छा एक बात और, शमशान घाट पे आप अपना IED को टेस्ट करने गए हैं। जब आप टेस्ट करने गए हैं तो एक्सप्लोजन हुआ है, उसकी आवाज हुई है, बारूद फटा है और हो सकता है कि उसमें डेटोनेटर और जिलेटिन रोड या कोई डायनोमल लगाया गया हो। जब इतने काम हुए हैं तो क्या ये चुपचाप हो जाएंगे? क्या इनका पता नहीं लगेगा? तो मेरा कहना यह है कि अब ये पकड़ा गया ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हम अच्छा हम फौज में हैं, अगर हम एक आदमी को पकड़ लेते हैं दुश्मन के तो हम उससे 100 के बारे में पता लगा लेते हैं। नॉर्मल सिपाही से भी अगर इस लेवल का आदमी जो तकरीर कर सकता है, जिसमें IQ है, जो 100 आदमियों को बाहर भेज सकता है, इस किस्म के आदमी को पकड़ने के बाद इनके पूरे मॉड्यूल का पता लगाया सकता है। इसका मतलब हमारी ट्रैकिंग और हमारी इंक्विजिटिवनेस में कहीं कमी रही है। आशा है अब पूरी होगी। ओके, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका जवाब पहले भी जैसे था वैसे ही रहेगा। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप डाल देंगे सुरक्षा एजेंसियों पर बात और सेफ साइड खेलेंगे? नहीं देखिए जिम्मेदारी थी और सरकार की जागरूकता है, तभी इस तरह के लोग सर आपसे पूछा जाता है कि कप्तान के ऊपर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आपसे पूछा जाता है DIG पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं? आपने कहते साहब हमने SHO को सस्पेंड कर दिया, 5 सिपाही को सस्पेंड कर दिया। भाई आपकी ये कार्रवाई सर। अंजीत जी बोलिए सर। अंजीत जी बोलिए सर। अंजीत जी बोलिए सर। बोलिए 2010 से 2017 तक क्या करती रही सरकारें? जो सरकार आप कह रहे हैं कि DIG और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब 2010 से और 2017 हमारी तो सरकार 17 में आई, 2010 से और 17 तक जो लोग वॉच करते रहे, जो देखते रहे, उन सरकारों ने क्या किया? तो ये बातें जो है ये तो जांच का विषय है। आप दूसरे सरकार पे टाल के बच जाएंगे क्या हरीशन जी? आज जो हो रहा है वर्तमान में तो बात करेंगे ना। आपने चूंकि पुरानी सरकारों की बात कर दी, इसलिए मैं कपिल जी को बीच में ला रहा हूं। वर्तमान में करेंगे कपिल जी, आ जाइए भाई, आप भी चर्चा में आ जाइए। आप क्या कर रहे थे 2000? लेकिन आप मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि क्या करते रहे, जल्दी जागरूकता न होती तो जल्दी से समय कम है। ये गिरफ्तार कैसे होता? जिस पार्टी की सरकार नहीं होती, ये तो नेहरू तक चले जाएंगे। हो सकता है उसी आतंकवादी के पैदाइश पे भी कर दें कि उस समय जो सरकार थी उसने ये क्यों नहीं देखा कि एक आतंकी पैदा हो रहा है। इनको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई आदमी सऊदी अरबिया से जब लौटा होगा 2010 के अंदर, उसके बाद उसको अपनी चीज़ें चूल गांठ बैठाने में पता नहीं कब उसका हृदय परिवर्तन हुआ होगा और वो आतंकवाद की ओर मुड़ा होगा। मुसलसल अगर आप देखें तो इन 3 सालों में ही उन्होंने 500 से ज़्यादा लोगों को खाड़ी में भेजा है और तकरीरें भी जितनी आप बता रहे हैं वो मेरे समझ से 3 साल के अंदर की है। तो वो अपना पड़ला कैसे झाड़ सकते हैं? 3 साल का नतीजा का जो चर्चा अच्छी है, लेकिन इनके समय में रुकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए।